हर निराश्रित महिला को, हर दिव्यांग जन को भी उन्होंने 1,000 रुपए की राशि, भरण पोषण की राशि उपलब्ध कराई और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए लोगों को भी उस दौरान अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था उन्होंने उस समय की थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर भी उन्होंने एमएसएमई के लिए, परंपरागत उद्यम के लिए, भारत के गांव के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए एक बेहतर पैकेज की घोषणा की। कोरोना प्रबंधन में चाहे वह जिस भी राज्य ने जो डिमांड की, राज्यों को तो उसका लाभ दिया ही, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत के वैज्ञानिकों के, जिन्होंने भारत को कोरोना से बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भी दिए और वैक्सीन इस समय युद्ध स्तर पर लग रहे हैं। कल से आपने देखा होगा 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है। ये 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना और भारत के नागरिकों के साथ साथ दुनिया के अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन पहुंचाना, यह एक नया भारत की वो तस्वीर है जो दुनिया के अंदर भारत के 135 करोड़ लोगों की ताकत का एहसास करा रहा है। और उस नए भारत के साथ नए बंगाल को भी आगे आकर की इस अंगड़ाई में सहभागी बनना पड़ेगा और इसी आह्वान के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। कल्पना करिए, ये बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार ने, उससे पहले कम्युनिस्टों ने, उससे पहले कांग्रेस ने कितनी बदहाल स्थिति पैदा कर दी है। मित्रों, मुझे याद है आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भारत का हर नौजवान अपनी रोजगार के लिए बंगाल आता था, लेकिन पिछले 25-30 वर्षों के अंदर बंगाल को बदहाल कर दिया इन सभी लोगों ने। आज बंगाल अर्थव्यवस्था में काफी पीछे चला गया है और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी रोजी रोजगार के लिए बंगाल आता था और आज मैं देखता हूं बंगाल का व्यक्ति रोजी रोजगार के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। आखिर बंगाल आपका पश्चिमी बंगाल क्यों नहीं बन सकता है, जबकि संभावनाएं थी यहां पर, लेकिन यहां की सरकार ने उस प्रकार की सोच ही पैदा नहीं होने दी है। ये विकास में रुचि नहीं लेना चाहते और विकास के साथ, विकास में तो रुचि नहीं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में जब देश के अंदर सरकार आई, पहले गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनी, गरीबों के कल्याण के लिए बनने वाली योजनाओं के साथ फिर उन्होंने देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। याद करिए 5 अगस्त 2019 की तिथि, देश के अंदर आतंकवाद की प्रतीक बनी धारा 370 को हटाने का कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। याद करिए इसी धरती पर पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषणा की थी, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और उन्होंने कश्मीर मुक्ति के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया था। मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उन्होंने धारा 370 को कश्मीर की धरती से पूरी तरह समाप्त करके आज कश्मीर भारत के संविधान और भारत के कानून के अनुरूप भारत की व्यवस्था के साथ चल करके विकास की एक नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। मित्रों, 500 वर्षों से हर भारतीय जनमानस की अभिलाषा थी, वह अभिलाषा थी जिसके लिए बंगाल से भी कार सेवा करने के लिए हजारों नौजवान गए थे।
श्री राम कोठारी और शरद कोठारी के बलिदान को कौन विस्मृत कर सकता है, जिन्होंने अयोध्या में बाबरी ढांचे को हटाने के लिए अपना बलिदान दिया था। और आज उस सपने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साकार किया है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। अब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जिस युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, आपने निधि समर्पण के आयोजन के साथ बंगाल के लोगों ने जो योगदान किया है, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करता हूं, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ आपका समर्पण और आपका सहयोग प्राप्त हो गया है। इस परिवर्तन के साथ जुड़िए और भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा के साथ जुड़ करके बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में दर्शन करके बंगाल को बचाने और बंगाल को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के आह्वान के साथ हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, आज जब टीएमसी की सरकार सुश्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पूरी तरह विफल हो चुकी है, तब उनके द्वारा तमाम प्रकार के अनर्गल आरोप पर प्रलाप किए जा रहे हैं। उनके द्वारा जिस प्रकार की टिप्पणियां और जिस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति इस तेजी के साथ आपा खो दे, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। उनके द्वारा जिस प्रकार की बातें और जिस प्रकार की वक्तव्य दिए जा रहे हैं, ये बंगाल का अपमान है, बंगाल के नागरिकों के साथ धोखा है। आप देख रहे हैं गंगा मैया तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिमी बंगाल होते हुए गंगा सागर तक जाती है। ये गंगा मैया तो भारत की एकात्मता की एक बहुत पवित्र धारा का एहसास हम सबको कराती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ हम सब को जोड़ती है। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो बंगाल के अंदर रह करके भारत की एकात्मता को चुनौती देने की मुद्रा में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की भेंट बंगाल को चढ़ा देना चाहते हैं। हमें बंगाल को तुष्टीकरण की भेंट नहीं चढ़ने देनी है। गंगा की अविरलता और निर्मलता को तो बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और साथ साथ गौ हत्या को रोकने के लिए भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। मित्रों, कोई नहीं कर सकता। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। गौ तस्करों को पता लग जाएगा कि गौ तस्करी, इलीगल स्लॉटरिंग और किसी भी प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था का क्या दुष्परिणाम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ। किसी पर्व और त्योहार को कोई मनाने से रोक नहीं सकता।
कोई भी यात्रा वहां पर आज प्रतिबंधित नहीं है। बंगाल में तो न्यायपालिका को यहां की सरकार से कहना पड़ता है कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन हो सकता तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है। आपको याद होगा जब दुर्गा पूजा का समय और ईद का समय एक ही साथ पड़ा था या मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा था, तो यहां की सरकार ने मुहर्रम की जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में जब बात आई तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, दुर्गा पूजा का जो समय होगा उस समय पूजा ही होगी और उस समय पूजा में कोई व्यवधान हम नहीं पड़ने देंगे। और एक भी जगह पूजा के पंडाल नहीं रोके गए थे, लेकिन बंगाल के अंदर बैन किए जाते हैं, पूजा को प्रतिबंधित किया जाता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, गो तस्करों को प्रश्रय दिया जाता है, उनके समर्थन में सत्ता के यहां पर वक्तव्य आते हैं। ये मुझे आश्चर्य होता है इन सब बातों को लेकर के। ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है और भारत अपनी आस्था के साथ कभी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बंगाल की धरती भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती के रूप में अपनी पहचान बनाई है और बंगाल की धरती का यह संदेश एक बार फिर से पूरे देश के अंदर गूंजना चाहिए कि जो कार्य कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने दुनिया के यानी वैश्विक मंच पर जाकर के बंगाल की धरती का एक युवा सन्यासी बंगाल की धरती से यह आह्वान करता था और उनका जो आह्वान था वह भारत को जागृत करने का आह्वान था। उन्होंने इस समय कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य कोई सांप्रदायिकता का प्रतीक तो नहीं था। स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य तो भारत को जोड़ने वाला वक्तव्य था। भारत की सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का, वैदिक परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का एक मंत्र था। स्वामी विवेकानंद की इस परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। रामकृष्ण परमहंस की साधना से पवित्र इस धरती ने, स्वामी प्रणवानंद जी की साधना से पवित्र इस धरती ने भारत के राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी, जिसने भारत के अंदर देखते ही देखते आजादी के बंदों को वंदे मातरम के इस मंत्र के माध्यम से विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की एक नया जोश और एक नया तेज दिया था। और भाइयों बहनों, एक बार फिर से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके बंगाल के सामाजिक और यहां की आध्यात्मिक व्यवस्था के साथ, सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके बंगाल की पहचान को अपने वोट बैंक के लिए नष्ट करना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का अवसर आपके पास विधानसभा चुनाव के माध्यम से आया है। मैं आप सभी का आह्वान करने के लिए आया हूं कि बंगाल की धरती को हम अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता केवल अब ये 1 महीने का मात्र समय है। 1 महीने के अंदर एक परिवर्तन जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। ये आपका एक जमावड़ा इस बात को प्रदर्शित करता है। तब टीएमसी के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। और मैं कह सकता हूं, मैं देख रहा था एक तस्वीर, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडों ने इस बेरहमी के साथ पीटा और उनके
मुंह पर जो सूजन था उसको देखते हुए आंखों में आंसू आ रहे थे कि कितने बेरहम और बर्बर हैं ये लोग कि एक महिला को भी नहीं छोड़ते। और अपराधी अगर अपराध करता है तो पुलिस का काम है अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, प्रशासन का काम है, शासन का काम है उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन अगर शासन और प्रशासन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वक्तव्य दें कि सूजन तो घर के विवाद का है, ये पीटने से नहीं सूजन आया है, ये सूजन तो दिखाई दे रहा है मुंह पे, चोट के निशान है, और तब भी बयान दिया जा रहा है कि ये सूजन तो मामूली से विवाद के कारण खड़ा हुआ है। आश्चर्य होता है मुझे, ये पार्टी बनकर के काम करना बंद करे। और मुझे लगता है कि बहुत समय नहीं, भाइयों बहनों, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बस अब मान करके चलिए 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों, अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। और उस समय फिर वह दृश्य देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। और तब उस समय के लिए हम सबको अपने को तैयार करना होगा, सारे मतभेदों को भुला करके बंगाल को उसकी पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए, बंगाल को विकास की राह पर ले चलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बंगाल के नागरिकों को भी रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बंगाल के नौजवानों के लिए भी अच्छे अवसर होने चाहिए, बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, बंगाल के किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना ही चाहिए, और बंगाल के गरीबों को भी स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना ही चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ बंगाल के अंदर सरकार बनाएगी। और डबल इंजन की सरकार, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार जब मिलेगी, डबल इंजन की ये सरकार आपके विकास को उतनी ही गुना तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ये परिवर्तन यात्रा, इसी विश्वास के साथ आज यहां पर इस आयोजन के साथ, यहां पर आज यह आयोजन इसी उद्देश्य से संपन्न हो रहा है। मैं आप सबको, अभी हमारा होली का पर्व होने जा रहा है, होली पूरी भव्यता के साथ मनाई जाती है। होली के आयोजन के साथ आप सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और होली के उत्सव को चुनाव के साथ जोड़ते हुए ये रंग बिरंगी होली 2 मई को बंगाल के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दीपावली का उत्सव भी मनाया जाना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।